मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो, यानी एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, जीरो होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए, अब हम ये तो जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट तो पल पल क्या होती रहती है, बदलती रहती है, उसकी वैल्यू तो बदलती रहती है। मान लो डी टी इतना छोटा सा टाइम इंटरवल है कि इतना छोटा है कि इस पल में यानी इतने इतने अंतराल में हम करंट को लगभग क्या मान के चल रहे हैं, फिक्स मान के चल रहे हैं। तो इतने समय में अगर आपको फ्लो हुआ चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो इतने समय में डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट और वो टाइम इंटरवल, ठीक है। क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, आई डी टी, ठीक है। तो अब सुनो, तो डी क्यू इक्वल क्या हो गया, आई डी टी हो गया। मगर मगर अगर मुझे एक पूर्ण चक्र में करंट की वैल्यू निकालनी है, वो भी कैसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो ध्यान देखिए ध्यान से, आई एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जीरो से लेकर के टी समय तक, कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैंने क्यों लिया है, बिकॉज मेरे को वन साइकिल की बात मैं कर रहा हूँ, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा को जो पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जीरो से टी समय तक फ्लो होता हुआ मेरे को चार्ज लिखना है, तो जीरो से टी समय तक फ्लो होता हुआ चार्ज में ये डी क्यू यहाँ पे लिखूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो डी क्यू की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ कितनी, आई डी टी। आई डी टी क्या, व्हाट इज आई डी टी, ये डी क्यू है, लेकिन मेरे को कितने समय तक का चार्ज फ्लो करता हुआ निकालना है, जीरो से टी समय तक, इसलिए वो डी क्यू को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ जीरो से टी तक। और लेकिन आपको क्योंकि आप करंट निकाल रहे हो, तो करंट निकालने के लिए टोटल चार्ज बटे हुए टाइम में टाइम भी लिखना पड़ेगा। टाइम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, क्यों, क्योंकि मैं एक पूर्ण चक्र की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये जीरो से टी हो गया, कौन है, आई, आई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, आई की वैल्यू होती है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये आई जीरो क्या है, पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड। तो आई की जगह आई जीरो साइन ओमेगा टी रखो, आई जीरो साइन, आई जीरो ऐसे है ना, साइन ओमेगा टी डी टी, और ये टी समझ में आए कि है, आई जीरो बाहर निकाल लो, चलो तो चलो तो आई जीरो बाहर निकाल लिए, टी को बटे में लिख दिए। अब अंदर कौन बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी 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 टी, समझ में, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। और टी का कोफिशिएंट ओमेगा जो है वो आपको बटे में लिखना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो जब हम ना जैसे मान लो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में मैं साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, तो कॉस टू एक्स पे लिखते हैं, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट सामने जाता है, गुणे में जाता है। ये सरल तरीका है समझने का। वैसे सिस्टमेटिक तरीके से जब हम बनाते हैं तो इसको टी मानते हैं, फिर डी टी का गुणा भाग करते हैं, वो ऐसे करके लंबे तरीके से बनता है। मगर आप सब ये सरल तरीके से समझने के लिए याद रखो, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट कहाँ जाता है, सामने जाता है, सामने डिफ्रेंशिएशन के समय। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, मान लीजिए मैं कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक बात की बात, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स, लेकिन इस समय एक्स का कोफिशिएंट सामने नहीं जाएगा बल्कि कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के समय एक्स का कोफिशिएंट सामने जाता है, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट सामने लिखा आएगा। वैसिच तो वैसिच तो है, देखो ना कहाँ गया, ये देख, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, मगर टी का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब डिवाइड में जाएगा, ये हो गया। अब सुनो, और लिमिट तो टांगना पड़ेगा ना दीदी, जीरो से टी। अब बताओ क्या होगा, आई जीरो बटे टी, माइनस बाहर निकाल दो क्या, माइनस बाहर निकाल दिया और ये ओमेगा भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अंदर कौन बचेगा, कॉस ओमेगा टी बचेगा, लेकिन लिमिट रखेगा तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू मुंह से बोलो 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, 2 पाई बाई टी, और ये फिर बाजू वाला टी, टी टी कटेगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,
तो माइनस आई जीरो बटे टी ओमेगा और ये 1 माइनस 1 जीरो करके कंप्लीट जीरो हो जाएगा। समझ में आया? 1 माइनस 1 जीरो हो गया। हाँ, अब अगर मुझे निकालना, ये तो मैंने निकाला मीन वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल जीरो होता है, लेकिन मेरे को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल निकालना हो तो मुझे बताइए यहाँ कहाँ फेरबदल करना पड़ेगा। हाफ साइकिल, एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो खुद दिमाग लगाओ, एक पूरे चक्र को पूरा कर, मतलब एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लगा समय कितना है? टी है। तो आधा चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देख यहाँ टी बाई टू आएगा, और जितना समय ना उससे डिवाइड करते हैं तो टी बाई टू यहाँ आएगा, टी बाई टू यहाँ आएगा। चलो मैं लगे हाथ यही चेंज कर दिया, समझ में आया नहीं? एक पूर्ण चक्र में एवरेज वैल्यू करंट, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू जीरो हो गया। अब हम आधे चक्र में निकालना चाहते हैं, ठीक है, हाफ साइकिल। तो देख हाफ साइकिल के लिए यहाँ टी बाई टू लगेगा, यहाँ टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ए टी बाई टू हो गया। समझ में आया नहीं भाई? ए टी बाई टू हो गया। अब कहाँ चेंजेस आएगा? ए बटे वाला टू है ना, पलट के ऊपर चले जाएगा, वही थे, ए टी बाई टू हो गया। एट्टी टू है, टू वाला है ए, चलो अब क्या होगा? 80/2, ठीक है। अब माइनस कॉस ओमेगा, ये माइनस को मैं बाहर निकाल दिया था, दे, ठीक है, और ये टू 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 लगाना भूल गया, माइनस टू आई जीरो, और ये ओमेगा टी साथ में हो गए, चलो ये भी ठीक है। अब लिमिट रखो बेटा, लिमिट रखो, अब 80/2 हो जाएगा लिमिट, टी की जगह, टी की जगह जो पहले टी रखता था, अब टी की जगह क्या रखूंगा? टी बाई टू रखूंगा, ठीक है। अब ओमेगा की जगह 2 पाई टी रखूंगा तो टी टी तो कटेगा, लेकिन ये बाई टू भी तो बचे रहेगा, तो टू टू भी कट जाएगा। पहले वो बाई टू नहीं था ना, तो 2 पाई बचा था, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन कॉस यहाँ सिर्फ पाई बचेगा। क्यों कॉस पाई बचेगा? क्योंकि टू टू कैंसिल हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, और ये टू जो है वो टू है, ये टू है। अभी -2 कितना हो जाएगा? -2 I0, और ये और -2, और नीचे में क्या बचा है? टी ओमेगा, टी ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल क्या होता है? ओमेगा इक्वल क्या होता है? 2 पाई/टी, तो टी टी कटेगा और एक ठोक दो दो कटेगा, माइनस माइनस प्लस बचेगा 2I0 और बटे पाई बचेगा, एक ठोक दो कटेगा, 2I0 बटे पाई। ये है अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी हो गया। और ऐसे ही आप ना ईएमएफ यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो ई होता है उसका भी अगर आप एक पूर्ण चक्र में एवरेज वैल्यू निकालोगे तो बस आई की जगह ई लिखना ईएमएफ के लिए, तो वो भी एक पूर्ण चक्र के लिए जीरो आएगा, और हाफ साइकिल के लिए 2E0 बटे पाई आ जाएगा। ईएमएफ के लिए निकालोगे तो ऐसा आपसे बन जाएगा। और इसको एक सरल तरीके से भी पता किया जा सकता है, जैसा कि मैं आपको बताया था। देखो अल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I = I0 sin ओमेगा टी। अगर आपको इस I का एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू जानना है तो समझ जाओ इसका एवरेज वैल्यू जानना है एक कंप्लीट साइकिल में। I0 तो पीक वैल्यू है, फिक्स होता है, तो बचा कौन? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र में एवरेज वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कैसे? +1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम, प्लस माइनस +1 -1, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। +1 और -1 जोड़ के 2 से भाग करोगे 0 हो जाएगा। तो इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, और इसलिए I0 गुणित जब I एवरेज निकालोगे तो I0 गुणित इसका एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू जो कि 0 होता है, तो कंप्लीट 0 आ जाएगा। ऐसे करके आप, लेकिन आपका ये सही तरीका है निकालने का, है ना। ओके, ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है।